उनका चेहरा इस सोच के साथ ही फर्क पड़ गया था कि वो एक भयंकर हत्या की घटना से कुछ ही कदम की दूरी पर थी कि जब वो अपनी बेटी से फ़ोन पर बात कर रही थी, उसी समय उनसे थोड़ी ही दूर पर एक आदमी को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा था। इससे भी खतरनाक बात हो सकती थी। कपिल एक दूसरी ज्यादा भयावह संभावना पर विचार करते हुए बोला, क्या हत्यारा उसी वक्त गलियारे में आ सकता था? उसका मिसेज माधव से सामना हो सकता था और उस स्थिति में हो सकता है गवाह का मुंह बंद रखने के लिए। कपिल ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। मिसेज माधव का चेहरा यकाएक ऐसा लगने लगा मानो वे बरसों की बीमार हो। डोंट वरी मिसेज माधव, कपिल ने उन्हें तसल्ली दी, कम से कम ऐसा हुआ तो नहीं, आप घबराइए मत, आप लोग जा सकते हैं। मेरे ख्याल से, मिसेज माधव ने थूक गटकते हुए कहा, ऐसा हुआ था क्या? गलियारे में कोई तो आया था जब मैं वहां थी। कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। कपिल द्वारा व्यक्त की गई संभावना बिल्कुल सही साबित हुई थी। आपने उसे देखा था? कपिल ने पूछा। नहीं देखा था। मैंने वॉशरूम में कंचन को कॉल की, उसके कुशल क्षेम से होने की जानकारी ली, फिर अचानक लाइट चली गई। मैं गलियारे के बीच में खड़ी थी। पूरे गलियारे में अंधेरा छा गया था। हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। उसी समय एक खटका सा हुआ। मेरे ख्याल से कोई वॉशरूम से बाहर निकला था। उस समय मैंने यही सोचा कि कोई पहले से गया होगा जो वापस आ रहा था। मुझे तो वॉशरूम जाना ही नहीं था और मेरा काम भी हो गया था। लाइट भी चली गई थी। वो जो भी था अंधेरे में ही मेरी और आ भी रहा था। बोलते बोलते यकाएक मिसेज माधव ने जोर की झुरझुरी ली। वो 1 मिनट के लिए रुकी, फिर बोली, फिर मैं पलटी और बाहर निकल गई। रेस्टोरेंट के मेन हॉल में आने के बाद अंधेरा कम लगा और मैं अंदाजे से ही वापस अपनी टेबल पर आकर बैठ गई थी। उस समय मैंने सोचा भी नहीं था कि वो बाथरूम से निकलने वाला शख्स कोई खूनी भी हो सकता है, बल्कि उस समय तो मुझे ये तक पता नहीं था कि वहाँ कोई खून भी हुआ था। किसी को पता नहीं था। कहने के बाद मिसेज माधव ने अपनी हथेलियों में अपना चेहरा छिपा लिया और उनका सिर नीचे की ओर झुक गया। डॉक्टर माधव उनके कंधे पर हाथ रखकर उन्हें दिलासा देने का प्रयास करने लगे। कपिल ने उन्हें संयत होने के लिए कुछ पल का समय दिया, फिर बोला, डोंट वरी मिसेज माधव, बीती बात को भूल जाए। आप सचमुच किस्मत वाली हैं। अब मैं चाहता हूँ आप दोनों रेस्ट करें। घर जाना चाहें तो घर भी जा सकते हैं। आप चाहें तो मैं शिंदे को बोलकर आपको पुलिस की गाड़ी से घर भिजवा देता हूँ। हम अपनी कार से आए हैं। डॉक्टर माधव बोले, बाहर पार्किंग में खड़ी है। जाते जाते एक सवाल और मिसेज माधव ने कपिल की ओर देखा। वो चीख, कपिल बोला, वो लड़की की चीख कब सुनाई दी थी? आपके वॉशरूम से वापस आकर टेबल पर बैठने के बाद। उन्होंने स्वीकृति में सिर हिलाया। कितनी देर बाद? उनके चेहरे पर उलझन के भाव दिखे। फिर वो बोली, ज्यादा देर नहीं हुई थी शायद मेरे वापस आकर बैठने के। शायद 4-5 मिनट में ही चीख सुनाई दी थी। ओके, कपिल बोला, आप लोग जा सकते हैं। पति पत्नी कपिल का शुक्रिया अदा कर बाहर चले गए। अब अगले गवाह की बारी थी। लिस्ट में अगला नंबर रानी का था, सौम्या की चाइल्डहुड फ्रेंड और उस रेस्टोरेंट की बेट्स। कपिल ने रानी की ओर देखा। वो उस वक्त भी वेट्रेस की यूनिफॉर्म ही पहने हुई थी। उसकी उम्र 25 से 26 साल के आसपास थी और वो दिखने में काफी खूबसूरत थी। मिस रानी, कपिल बोला, इस रेस्टोरेंट में सीसीटीवी कैमरा क्यों नहीं है? यो श्यामलाल से इसका जवाब पहले ही सुन चुका था, लेकिन इस बारे में वहाँ काम करने वालों के विचार भी जानना चाहता था। हो सकता है श्यामलाल कुछ छुपा रहा हो, क्योंकि श्यामलाल एक नंबर का कंजूस है। अरे जी, चमड़ी चली जाए पर दमड़ी न जाए उसके जीवन का मूल मंत्र है। इतने सालों में किसी कर्मचारी की बिना बोले 10 रुपए भी तनख्वाह नहीं बढ़ाई उसने। होली दिवाली कोई भी त्योहार हो, कोई बोनस नहीं, कुछ नहीं। ऐसे कंजूस आदमी के यहाँ तो काम करना ही अभिशाप है। तो उसने पैसे बचाने के लिए सीसीटीवी कैमरा नहीं लगवाया। पैसे बचाने के लिए ही उसने यहाँ मैनेजर भी नहीं रखा है। खुद ही बैठता है और खुद को मैनेजर कहता है, जबकि रेस्टोरेंट संभालने के नाम पर वो कुछ भी नहीं करता। हम वर्कर्स को ही पूरा काम देखना पड़ता है। वो बैठे बैठे या तो फिल्में देखता है या फिर रेस्टोरेंट में आने वाली जवान लड़कियों को छिप छिप कर ताड़ता रहता है। इतना कंजूस और कमीना है वो। इससे भी ज्यादा वो तब तक 1 रुपए भी खर्च नहीं करता जब तक 1 रुपए खर्च करवाने के लिए कोई उसका गला न दबाने लगे। वो काफी भड़की हुई लग रही थी। उसे तो जैसे भड़ास निकालने का मौका मिल गया था। खैर, कपिल बोला, अब तुम्हें ही मेरे लिए सीसीटीवी कैमरा बनना होगा। जी, मेरा मतलब है कि कपिल अपनी बात सुधारता हुआ बोला, रेस्टोरेंट वगैरह में वेटर वगैरह ही तो ग्राहकों पर खास नजर रखते हैं न। कि किसको क्या चाहिए, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कोई बिना पैसे दिए खिसकने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। उसने स्वीकृति में सिर हिलाया।
मरने वाला कौन था? उसने कपिल की ओर ऐसे देखा जैसे कपिल ने कोई आपत्तिजनक बात कह दी हो। फिर बोली, मुझे क्या पता, मतलब वो कितने समय रेस्टोरेंट में आया था, किसके साथ आया था, उसने कुछ ऑर्डर वगैरह किया था या नहीं, रेस्टोरेंट में पहली बार आया था या पहले भी आता रहता था, कुछ तो नोटिस किया होगा। वो लाइट जाने से 15 से 20 मिनट पहले ही आया था। रानी कुछ सोचते हुए बोली, उसने बस एक कॉफ़ी ऑर्डर की थी और फिर उसे भी धीमे धीमे ही पी रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी का इंतजार था। इंतजार। उसने अपनी शर्ट की जेब पर एक गुलाब का फूल लगा रखा था। मुझे लगा वो किसी डेट वगैरह पर आया है, लेकिन उसका कोई साथी दिख नहीं रहा था। फिर कॉफ़ी के बाद उसने मुझसे कहा कि वो डेट पर आया है और पार्टनर का इंतजार कर रहा है, उसके आने के बाद ही ऑर्डर देगा। उसके बाद मैं दूसरे कस्टमर्स को अटेंड करने में व्यस्त हो गई थी। यहाँ एक बेटर और काम करता है, लेकिन शाम को उसने छुट्टी ले रखी थी, जिसके चलते सभी कस्टमर्स को मुझे अकेले ही देखना पड़ रहा था। बीच में एक बार मेरा ध्यान उसकी टेबल की ओर गया तो वो वहाँ नहीं था। शायद उसी दौरान किसी वक्त वो उठकर वॉशरूम चला गया होगा। तुमने उसे पहले कभी रेस्टोरेंट में नहीं देखा या कहीं और? रेस्टोरेंट में शायद 1-2 बार वो पहले आया था, लेकिन कोई खास बात नहीं थी जो बताई जा सके। वो कॉफ़ी या हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद चला जाता था। 1-2 बार बस, या उससे ज़्यादा बार नहीं, मुझे तो बस 1-2 बार याद है। कभी उसके साथ किसी को देखा? रानी ने इनकार में सिर हिलाया। लाइट जाने के बाद रेस्टोरेंट से कौन कौन चला गया था? रानी के चेहरे पर उलझन के भाव उमड़े। जब सभी कस्टमर्स को तुम ही देख रही थी तो तुम्हें कुछ याद भी होगा कि उस समय वहाँ कौन कौन था। क्या सारे नए ही लोग थे या रेस्टोरेंट के रूटीन कस्टमर्स भी थे? रूटीन कस्टमर्स भी थे, रानी बोली, लेकिन कुछ नए लोग भी थे। जैसे एक लड़की थी और उसके साथ एक आदमी भी था। लड़की 14 से 15 साल के आसपास की थी। आपको कैसे पता? वो हैरानी से बोली। आपके मैनेजर साहब बता रहे थे। रानी के चेहरे पर नफरत के भाव उभरे। जाहिर है श्यामलाल की ठर की प्रवृत्ति उसके यहाँ काम करने वालों से छिपी नहीं थी। और वो आदमी बुरा था। बुरा तो नहीं था, रानी बोली, अधेड़ कह सकते हैं 40 से 45 के आसपास का। श्यामलाल जरूर उसकी अधेड़ उम्र को बढ़ा चढ़ाकर बता रहा था। और उस लड़की और उसके साथ के आदमी के अलावा कोई और शख्स जो अंधेरा होते ही इस प्रकार चोरों की तरह दबे पांव रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए हो। अंधेरा होते ही नहीं निकले थे, वो बोली। अंधेरा होने के कुछ देर बाद चीख की आवाज सुनाई दी थी। कोई लड़की चीखी थी। काफी डरावनी चीख थी। मेरे ख्याल से सभी लोग डर गए थे। मैं भी डर गई थी। फिर कुछ लोग एक होकर वॉशरूम की ओर गए क्योंकि आवाज उधर से ही आई लग रही थी। उसके बाद 1-2 बार रेस्टोरेंट का दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आई थी। कुछ लोग रेस्टोरेंट से निकल गए थे। मुझे लगा वो डर गए होंगे या फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे ही खुली हवा में सांस लेने बाहर निकल गए होंगे। वो सब छोड़ो, कपिल बोला। उस लड़की और उस शख्स के अलावा तुम्हें किसी और शख्स की याद है जो लाइट जाने से पहले रेस्टोरेंट में था लेकिन लाइट वापस आने पर नहीं था? वो गुलाब वाला आदमी। उसे छोड़ो, उस बदनसीब का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा, कपिल बड़े धैर्य के साथ बोला। उसके अलावा कोई और 3 लड़के भी थे। रानी को अचानक याद आया, वो आपस में काफी हंसी मजाक कर रहे थे, लेकिन लाइट आने के बाद वो नहीं दिखे। वो भी अंधेरे में खिसक गए थे। कौन थे वो लड़के? इस कहानी के अगले भाग को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी।